अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। 2-3 टॉपिक्स पे आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो DGISI के हवाले से मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना क्यों शोर-व-गौगा हो रहा है और नोटिफ़िकेशन की बातें हो रही हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ, और फिर जो कहने वाले हैं वो अपने ट्वीट्स भी जो हैं वो डिलीट करके भाग जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है, क्योंकि ये बगैर किसी एजेंडा के इस तरह की बातें हो नहीं सकती। और DGISI को इस तरह कंट्रोवर्शियल कर देना, आने वाले को भी और जाने वाले को भी, किसके इंटरेस्ट में ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि वेंडी शर्मन जो है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की, वो पाकिस्तान आई और भारत से होके आई। ऐसा लगता है जैसे भारत से डिक्टेशन लेके आई। तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं पाकिस्तान के साथ ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप में। तो ये एक किस्म का पहले से ही उन्होंने एक टोन सेट कर दी अपनी दौरे की, कि उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के साथ हम स्पेसिफिक बातचीत करेंगे 1-2 इश्यूज के ऊपर, लेकिन एक जो हमारा ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप हुआ करता था, अब वो आप भूल लें। तो वो पहले से उन्होंने मैसेज दे दिया कि मैं क्या कहने जाऊंगी और क्या करूंगी वहां पे। और तीसरी बात थोड़ी सी हम टच करेंगे, ये जो पाकिस्तान के हवाले से जो बातें चल रही हैं, और फिर अफगानिस्तान का जो एक सिलसिला चल रहा है। फिर हमने देखा कि दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तालिबान के अमेरिका के साथ, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तमाम उमूर ज़ेर बहस लाएंगे और बात करेंगे जनाब ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ये जो DGISI की जो अपॉइंटमेंट होती है, क्या ये इसी तरह हर दफ़ा कंट्रोवर्शियल बनती है? क्या इसी तरह प्रेस का हिस्सा बनती है? क्या इसी तरह गॉसिपिंग होती है इसके हवाले से? जी बिल्कुल नहीं होती, और ये आपने राइटली पॉइंटेड किया इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम कि ये कोई नई चीज हुई है कि प्राइम मिनिस्टर को देखें GHQ से एक पैनल की समरी पुटअप होती है, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, डिस्कशन करते हैं आर्मी चीफ से और एक को पैनल में से अप्रूव कर देते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ रूटीन प्रैक्टिस। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को समरी पुटअप होती है एंड बिफोर इट इज साइन मीडिया को लीक किया जाता है इंफॉर्मेशन, या मीडिया स्कूप करता है। लीक कह लें, स्कूप कह लें, वन एंड द सेम थिंग, यू नो। और उस पर स्पेकुलेशन करके बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो अपने यूट्यूबर्स, वो सारे मिलके अखबारों में और सोशल मीडिया में इस पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। और ISPR 3 दिन के बाद ये सारी पोस्टिंग्स अनाउंस करता है, स्पेकुलेशन 3 दिन के बाद। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, जो मेरा नॉलेज है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देते हैं, उसके बाद ISI अनाउंसमेंट कर देता है। नोटिफिकेशन होती है नहीं होती, आई हैड नेवर हर्ड अबाउट इट। होती होगी, लेकिन कभी पब्लिक डोमेन में ये बातें डिस्कस नहीं होती। इज अ स्पाई चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो इसको पब्लिक में इनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करना, उनके प्रोफाइल्स को डिस्कस करना, उनकी जाती जिंदगी को डिस्कस करना, वक्त से पहले हीरो बनाना, दुश्मन के चैनल्स में उसके डिस्कशन इनिशिएट करना, तो ये सारी पॉइंटेशंस हैं एक नफेरियस या मिलिशियस गेम की, जो नहीं होनी चाहिए। दुश्मन का तो मीडिया करेगा, वो दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जो बड़े नामी ग्रामी हैवी वेट जर्नलिस्ट हैं, वो उनको कम से कम दुश्मन के आवाज में आवाज नहीं मिलानी चाहिए, और कोई स्पेकुलेशन, कोई इस तरह के अफवाह नहीं करनी चाहिए। तो ये एक रूटीन मैटर है। तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि ऐसा हो रहा है, और सिर्फ एक दफा नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। ये ऐसे नहीं है कि वन ऑफ ये सिचुएशन नहीं है, इसी तरह ही चलता आ रहा है। और जिनको आपने कहा कि हैवी वेट हैं, वो हैवी वेट इतने हो गए हुए हैं कि वो लगता है यूं है कि रियासत से भी हैवी वेट हो चुके हुए हैं, ज्यादा उनका वजन हो चुका हुआ है। तो क्या इनको जिस तरह भी हम पिछले दिनों में सुन रहे थे कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बातें हैं और इस तरह की चीजें, तो क्या ये सिमरे में कानून के हवाले से ये बात नहीं आनी चाहिए कि इस तरह की जो बातें जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, और आप अगर किसी को स्पाई चीफ कंट्रोवर्शियल कर देंगे उनके ऊपर, दे शुड पे फॉर इट। देखिए, हमारे जैसा जो मुल्क है, जो अभी तक डेवलपमेंट स्टेजेस में से गुजर रहा है, मेच्योरिटी के मराहल में से गुजर रहा है,
तो वहाँ ये जो नोविसेस होते हैं वो 3-4 साल रिपोर्टिंग करते हैं, फिर सीनियर सहाफी बनते हैं, साल बाद वो दानिशवर बन जाते हैं। और फिर वो जो मैं हैवी वेट कहता हूँ वो मैं थोड़ा सरकास्टिकली कह रहा था, वो हैवी वेट इज द अमाउंट दैट इज बीइंग पुट इनटू देयर पॉकेट। वो जो डीप पॉकेट्स है ना, वो अपना वेट थ्रो अराउंड करने के लिए इस तरह की अफवाहसाजी का हिस्सा बनते हैं। वो दुश्मन जो मैं कहता हूँ मुल्क के अंदर भी मौजूद है, मुल्क के बाहर भी मौजूद है। तो जब आप इस तरह की स्पेकुलेशंस करते हैं तो आप मुल्क के मुफाद की कोई बात नहीं कर रहे होते, और एक नॉन इशू को इशू बना के पब्लिक को भी कंफ्यूज करते हैं। तो जाहिर है ये मुल्की मुफाद में नहीं है, किसी इंडिविजुअल के मुफाद में नहीं है, और ना ही किसी इदारे के मुफाद में है। और आई एम श्योर गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी, और जो आपने मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बिल पे बात की है, उस पे जो आप देख रहे हैं जो शोर करने वाले लोग हैं वो बड़े गिने चुने हैं, और वो वही लोग हैं जो ये स्पेकुलेशन करें। तो कानून इन्हीं का मुहासफा करने के लिए ही बनाया जा रहा है, ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं या ब्लैकमेलर्स बनते हैं, उनका सदेबाप किया जा सके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग दैट साहब, इज हैपनिंग। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने खुद फरमाया कि डीप पॉकेट्स हैं, और अगर ये जी डीप पॉकेट्स हैं तो फिर ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब देखें ना, जी ये तो फिर गद्दारी के जुमरे में आ गया ना। ये तो अगर आप अपने नेशनल सीक्रेट्स और अपनी नेशनल एस्टीम को अगर बेच रहे हैं पैसों के इवज, तो फिर तो ये जी गद्दारी है ना। इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती जी, इसीलिए मेरा ख्याल है इस्लामाबादी कानून साजी की जा रही है, ताकि मैं गद्दारी का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, आई बी वेरी कॉशियस यूजिंग दिस वर्ड। गद्दारी का टैग तो नहीं मैं किसी को दूंगा, लेकिन ये एक अनडिजायरेबल एक्टिविटी के जुमरे में आता है, और जो कि हर इंसान को खुद अपना जाती हिसाब किताब करना चाहिए, अपना जो भी है सेल्फ डिसिप्लिन है उसको देखना चाहिए। डूज एंड डोंट्स हर प्रोफेशन में होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज लार्जर कम्युनिटी इज डूइंग अ गुड जॉब। जो गिने चुने हजरात हैं जो एक दूसरे से रेस में हैं, किसका रेटिंग ज्यादा जाए, वो रेटिंग का मतलब है कि किसका रेट ज्यादा जाए, तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ। है? तो पीपल आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी, दैट इज वाई एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, उसमें 140 चैनल चल रहे हैं। हमें तो 40 चैनल भी ज्यादा, 140 चैनल बने हुए हैं, और उसमें जो दुनिया काम कर रही है वो सारे प्रोफेशनल नहीं है, वो 90% नॉन प्रोफेशनल है, और वो आपको खुद दानिशवर बने होते हैं, हर चीज के स्पेशलिस्ट बने होते हैं। ज़ाहिर है एक चीज मेरी डोमेन है, वन कांट बी जैक ऑफ ऑल, यू नो। और यहाँ पे आजकल ट्रेंड ये है कि जिसके हाथ में माइक आता है वो दुनिया के हर मसले पे अलामा बना होता है। अलामा तो आप नहीं बन सकते, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुपर इम्पोज करना एज एन अथॉरिटी ऑन एवरी सब्जेक्ट, नहीं, ये स्पेशली मेरा ख्याल है हमें अवॉइड करना चाहिए। ब्रिगेड साहब, इसमें सूरत हाल ये है कि ठीक है, वो लामा भी अगर बनना चाहते हैं, हमने भी सारी जिंदगी यही काम किया है। मसला ये है कि अगर आपने लामा बनना भी है तो ठीक है, आप बने, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को तो ना आप डैमेज करें। आप देखें जरा दूसरे ममालिक में देख लें, चलें दूर नहीं जाते, इंडिया को देख लें। कभी वहां पे किसी को जी पता चलता है कि जी वहां पे जो उनका स्पाई चीफ है उसकी क्या बैकग्राउंड्स हैं, उनका वो क्या रॉ का एब्सोल्युटली जो चीफ है वो क्या कर रहा था, या जी। इवन अजीत डोवल के बारे में हमें नाम का तो पता है, लेकिन हमने कभी उसके जी बारे में नहीं सुना कि उसका मीडिया जो है उसको कंट्रोवर्शियल कर रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो, इस तरह की चीजें कर रहा हो। तो वो ये हमारे यहाँ ही क्यों होता है? आई थिंक उनका नेशनलिज्म जो नेशनल स्पिरिट है इंडिया में लोगों की, वो हमसे स्ट्रॉन्गर है। वो उन्होंने दुनिया में साबित किया है, मुल्क के अंदर भी करते हैं, मुल्क के बाहर भी करते हैं। अब मैंने 2-3 दर्जन मुल्कों के दौरे किए हैं अपने लाइफ में, और बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी को मिला हूँ, एंड दे ऑल लव देयर कंट्री। वो कभी अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी बात करते हुए नहीं मिलेंगे, और अपनी लीडरशिप को इस तरह मलाइन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सब बैठ जाएंगे कि एज अ फैशन अपने मुल्क को मलाइन करना, मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना वो फैशन बन गया है। और मसल्ला फाज की जब बात आती है, जो कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे मुल्क के लिए, उसके खिलाफ का बात करने को, फैशन को बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है, और इसीलिए ये जो फैशन है ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो आई थिंक ये जो कानून साजी की जा रही है उसकी बैकग्राउंड में ये सारी बातें शामिल हैं जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। और और मेरा ख्याल है उम्मीद कि यही ऑल है द कि मोर जब इस रीजन ये जो कानून साजी हो रही है आज की जो जी सिचुएशन है, इसको देखते हुए तो मेरा ख्याल है कि इसकी मजीद इंपॉर्टेंस बढ़ गई है कि इन लोगों को एब्सोल्युटली कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे फुल तो ये यानी स्टेट अबव द स्टेट बनने की कोशिश जो है और उनको डिक्टेट जी करने हाँ, की कोशिश, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के शदीद दुरुस्त खिलाफ है। बात। एक्चुअली
आई फुली एग्री विद, ठीक। आई एग्री अच्छा विद। सर, दूसरी बात आप जरा कर लेते हैं। वेंडी शर्मन साहिबा, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट है उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट। जी ये किसी जमाने में रिचर्ड आर्मिटेज वगैरह जिस तरह की हुआ करते थे, फिर बाद में रिचर्ड रिचर्ड बाउचर वगैरह भी रहे। अच्छा, अब ये जी जो आई हैं, ये भारत से होके आई हैं, और भारत में उन्होंने ये जी कहा कि हमारा माइंड और हमारी अप्रोच दैट इज सेम एंड वन। ठीक है जी। और पाकिस्तान के लिए वो कह के आई वहां से कि पाकिस्तान ये सोच ले कि अब हम पाकिस्तान के साथ सिर्फ स्पेसिफिक्स में कुछ एक दो चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप का दौर जो था वो गुजर गया, अब वो फॉरगेट अबाउट इट। तो फिर पाकिस्तान जब आई हैं तो उनको पाकिस्तान ने भी उसी तरह के ट्रीटमेंट दिया है। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने भी बाहर जाके उसको रिसीव नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने तो खैर दूर से मिलने की कोशिश तक नहीं की। तो ये जो अब सूरत हाल बनेगी, जाहिर है अब इसमें टेंशन तो आएगी। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को अब आप कहाँ पे देख रहे हैं? आप जानते हैं इसरार साहब के मैं इस सब्जेक्ट पे बड़ा पैशनेटली लिखता हूँ पिछले 3 साल से, और मेरे दर्जनों एनालिसिस पाक यूएस रिलेशन में पब्लिश हो चुके हैं। जो कुछ हुआ है, दिस वाज स्पेकुलेटेड, दिस वाज सपोज्ड टू हैपन। वेंडी शर्मन जो है, शी इज प्रोफेसर बाय प्रोफेशन, 3-4 किताबें भी लिखी हुई हैं। और जब ये हिलरी क्लिंटन वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो ये उस वक्त 4th ईयर में थी, असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी थी। 2011 की बात है। उसके बाद 2015 में जब जॉन केरी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उस वक्त भी ये 4th ईयर पे काम कर रही थी। तो कुछ नई नहीं है फॉरेन सर्विस में। इनका पूरा करियर है। हॉकिश है, 79 ईयर ओल्ड है, वेरी ओल्ड लेडी। और जो भी बात करती हैं, जाहिर है उसको पूरी बैकग्राउंड और पूरी सोच समझ से करती हैं। ऐसे कोई नीजक रिएक्शन में बात नहीं करती। ठीक। तो जो कुछ उन्होंने अपने दौरा शुरू करने से पहले कहा, हिंदुस्तान पहुंच के कहा। अब हिंदुस्तान में जैसे उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ब्रॉड बेस्ड ताल्लुकात बनाएंगे हिंदुस्तान से, और ये हमारे फ्यूचर जो है वो कॉमन है, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। और जाहिर है पाकिस्तान के बारे में उन्होंने वो कहा जो आपने फरमाया कि वो उन्होंने कहा हम स्पेसिफिक बात करेंगे और डीहैफिनेट करेंगे इंडिया पाकिस्तान को जब हम देखते हैं अपने बाइलेट। तो ये वो चीजें हैं जो हमें, जो इस चीज पे गहरी नजर रखते हैं, हमें ऑलरेडी ये पता है। अवाम के लिए ये नई बात हो सकती है, लेकिन जो इन सब्जेक्ट से डील करते हैं उनके लिए देयर वाज नथिंग न्यू इन इट। मैं अर्ज करता हूँ कि जब यहाँ आई तो जो कुछ ये स्वीटनर होते हैं डिप्लोमेटिक, 2-4 जुमले बोलने पब्लिक में, वो तो उन्होंने बोले। लेकिन जो एक्चुअली वो जिस काम के लिए आई थी, वो मैं 3-4 पॉइंट जो मेरे जहन में आते हैं, जो मैंने लिखे भी, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। कि उनके आने का मकसद ये था, एक तो ये था कि जी पाकिस्तान को जिम्मेदारी ले, अफगानिस्तान से जो गारंटीज अमेरिका मांग रहा है वो सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान ले, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू इनकी अपनी ही क्रिएटेड प्रॉक्सीज जो हैं, जिसको ये दाइश, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट इस तरह के नाम देते हैं, चाहे वो उनकी बात है, उसके लिहाज से कोई गारंटी हो, चाहे तालिबान का वुमेन राइट और चिल्ड्रन राइट की बातें करते हैं उसके लिहाज से हो। ये सारे प्रेशर टेक्टर्स पॉइंट्स हैं जो वो यूज कर रहे। तो एक तो ये गारंटीज मांग रहे थे। तो पाकिस्तान ने अच्छा काम ये किया कि बजाय खुद जिम्मेदारी लेने के, उन्होंने कहा हम वही करते हैं, आप हमें ना बीच में मीडिएटर बनाए, आप डायरेक्टली तालिबान से बात करें। दैट इज वाई आज दोहा में अमेरिकन टीम और तालिबान की टीम जो है उनकी आपस में बातचीत हुई। तो ये डेवलपमेंट हुई जो पाकिस्तान ने की। कल भी उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपने सुन लिया होगा कि तालिबान ने भी अपने मुतालबात की लिस्ट उनको पकड़ाई है। अभी सारा कुछ अब हमसे गारंटियां और मांग रहे हैं और डिमांड्स मांग रहे हैं, तो आपने भी बहुत सारे काम करने हैं। जाहिर है उन्होंने कहा होगा हमारे पैसा रिलीज पे 9.5 बिलियन आपके बैंक पे आपने रुका, वो दें। हमारे इतना टन सोना अपने बैंकों में रखा, वो हमें दें। आपने हमारे प्रेसिडेंट रखे हुए, वो रिलीज करें। तो उन्होंने भी अपनी डिमांड्स पुट अप कर दी। गारंटीज उन्होंने यही कहा होगा जी आप अपनी गारंटीज पूरी करें, हम अपनी पूरी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी ना सौंपे। पाकिस्तान ने तो साफ एब्सोल्युटली नॉट मिलिट्री बेसिस की बात की होगी। वो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी उसके आने से पहले कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो मिलिट्री बेसिस आउट। तीसरी बात की होगी कि हमें जो फ्लाइट्स आपके एयर स्पेस से गुजरती हैं, तो ओवर फ्लाइट का जो है हमें जो है जारी रखने दें, जिसको वो ज़ाहिर तालिबान या अफगानिस्तान में जब दिल चाहेगा वो बॉम्बिंग करेंगे, जब दिल चाहेगा ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसकी बात की होगी।
और स्पेशल इमिग्रेशन वीजा की बात की होगी। आपके एक प्रोग्राम में मैंने पहले हाँ। भी कहा था कि ये पहले हल्ले में जो सीआईए के लिए काम कर रहे थे अफगान, वो तकरीबन 25,000 थे। तो बिफोर इवन द अमेरिकन वर टेकन आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, तो सबसे पहले जो इनकी सीआईए थी उन्होंने उन 25,000 लोगों को वहां से अमेरिका फौरन एग्जिट दिया। तो दैट इज व्हाट एन इंटेलिजेंस सर्विस इज सपोज्ड टू डू, अगर उसने क्रेडिबिलिटी दुनिया में रखनी। तो वो 25,000 के साथ उनके खानदान भी गए होंगे, तो वो 50-60,000 बंदे वो होंगे। तो ओवरऑल 1,25,000 बंदा इन्होंने अमेरिकन से पहले पहले वो निकाल दिया। उसके बाद जो इन्होंने सेकंड थर्ड टियर के जो इनके ऑपरेटर्स थे, जो नेटो के लिए और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, उनको ये उस टाइम फ्रेम में नहीं लेके गए, बाय डिजाइन नहीं लेके गए, छोड़ा होगा कि यार है कि ऑपरेट करें। अब वो वनरेबिलिटी फील कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग कि जी हमें भी अमेरिका लेके जाए, अमेरिका जाने का शौक सबको बड़ा है, लेकिन ये उनको नहीं लेके जा रहे। अब प्रेशर पाकिस्तान पे डाल रहे हैं कि आप SIV स्पेशल इमिग्रेशन वीजा जो हैं उन 1,00,000-1,50,000 बंदों को दे और अपने मुल्क में उनको एज इमिग्रेट आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट था, सेंसिटिव पॉइंट था। आई एम श्योर ये डिस्कस हुआ होगा और जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें हामी नहीं भरी होगी। वी अंडरस्टैंड देयर डिजाइन। वो ये सारे यहाँ के रेमंड डेविस बनेंगे जो हमें कभी कबूल नहीं है, जो अपने मुल्क के संगी ये साथी नहीं है, वो हमारे मुल्क में कैसे वो अमन से रहेंगे। वो तो यहाँ गलियों में फैल जाएंगे और टेररिज्म फैलाएंगे और यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो दुश्मनी हमसे भी मोल लेंगे और तालिबान को भी यहाँ से बैठ के तंग करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ अफेयर, एक तो ये बात। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ होगा वो ये होगा, तड़ी लगाई गई होगी, अगर आप नहीं हमसे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करेंगे तो हम तालिबान से डायरेक्ट कोऑपरेशन मांग लेंगे। सीआईए का डायरेक्टर आपको पता है काबुल गया था, वहां ये सारी बातें उसने की होंगी। उनको भी कहा होगा अगर तुम नहीं मानते तो मैं सेंट्रल एशिया या पाकिस्तान या ईरान से कोऑपरेशन मांग लूंगा। वो तो किसी ने भी नहीं लिफ्ट कराई। उधर रशियन का और चाइनीज का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में, तो ना इनको वहां मिलिट्री बेसिस मिले हैं। हाँ, पुतिन ने जरूर कहा था 2-3 महीने पहले कि जी मैं आपको कोई यहाँ पे फैसिलिटी दे दूंगा, आप मेरे से बात करें। लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी है अमेरिका के लिए कि शायद वो उस तरफ नहीं देख रहे, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड। जब वो कहेंगे तो फिर वो पुतिन क्या कहेगा कि S-400 तुर्की और इंडिया को लेने दे और मुझे अपना बिजनेस करने दे, तो ले ले मेरे से ओवरफ्लाइट। यू सी, तो ये बड़े जो लेवल पे बातचीत है वो जरूर क्लोज वॉल में हुई होंगी और ये वो सारी बातें हैं जो बड़ी सेंसिटिव और बड़ी क्रिटिकल है पाकिस्तान की सलामती के लिए, अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए, पूरे रीजन की अमन और सलामती के लिए। अच्छा, तो हम किसी रैट रेस में नहीं पड़ना चाहते। इसमें एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक चीज जो नजर आ रही है, वो अब सबको नजर आ रही है कि पाकिस्तान US टाइज जो हैं दे आर एट देयर एब, बहुत ही लो लेवल पे, नैडर जिसको कहते हैं वहां पे पहुंच चुकी हैं। और इसके बाद अब इसको ठीक करना पता नहीं कब टाइम लगेगा, तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो नहीं इस तरह के लग रहे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। अब जाहिर है कि इसकी कुछ कॉस्ट भी होंगी। क्या पाकिस्तान जो है वो उन कॉस्ट को, खासतौर पर इकोनॉमिक कॉस्ट, अब देखें ना IMF ने पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शौकत तरीन साहब जो हैं वो अब बड़ी जल्दी वाशिंगटन जा रहे हैं मिन्नतें तर्क करने के लिए कि जनाब आप हमारे साथ जरा थोड़े से हालात बेहतर करें, क्योंकि सस्पेंड हुआ हुआ है सारा प्रोग्राम, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़े मसाइल हैं। तो अब फिर पाकिस्तान के लिए क्या कॉस्ट को बर्दाश्त करने की हिम्मत है पाकिस्तान में? हिम्मत तो सारा सब लीडरशिप का काम है। जब कौमों पे सख्त वक्त आता है तो लीडरशिप ने कौम को तैयार करना होता है। अगर हम याशियों के और सहूलतों के आदी हो गए, इंटॉक्सिकेट हो गए, तो वो तबका जो है जो बहुत ज्यादा सहूलत पसंद है और सख्ती बर्दाश्त नहीं करता, तो वो पाकिस्तान के अवाम में 1 और 2% है। जो मेजोरिटी है पाकिस्तान की, वो तो पहले बड़ी हार्डशिप वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। आर्म ट्विस्टिंग वाली बात आपने ठीक की, दिस वाज आल्सो ऑन द कार्ड। बगैर साहब वही लकीली और अनलकीली वही जो 1-2% आप कह रहे हैं ना, वही डिसीजन मेकर्स है ना, मसला तो ये है। एब्सोल्युटली। लेकिन बात यही होती है कि अगर आप लीडरशिप, जिसको मैं लीडरशिप कहता हूँ, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, अगर वो ये सख्त फैसले अगर वो बाई चॉइस नहीं भी कर रहे और उन पे इम्पोज किए जाते हैं, तो आपके पास फिर वो सख्त मरहला गुजारने की स्टेमिना होना चाहिए और ऑप्शनल होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशन आप जानते हैं कि चाइना के साथ इस वक्त है। पाकिस्तान आज चाइना के कैंप में खड़ा है, ये इसमें छुपाने की बात नहीं है। और पाकिस्तान को जो आप कह रहे हैं हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं, उसकी मेन रीजन ही है कि मैं आपको एक दफा फिर वही रेफर करता हूँ जो एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 2001 में
जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो उसी साल में एससीओ बनी। तो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन या कोल्ड वॉर जो कासा रीजन था, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, यहाँ कोल्ड वॉर इंडो पैसिफिक से 20 साल पहले शुरू हुई। अमित भी ना, तो इंडो पैसिफिक में कोल्ड वॉर का आगाज इस साल 2021 में शुरू है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड मैं वॉर एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपका जो आर्टिकल आज छपा है द नेशन में, न्यू कोल्ड वॉर के नाम से। आपने कोल्ड वॉर का जिक्र कर दिया है कि ये एक नई कोल्ड वॉर जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा बल्कि जिस्ट हमें बता दें कि इसमें आपने क्या, आपका बेसिकली आपने कैसे डीमिस्टिफाई किया पूरी सिचुएशन को जी। और थैंक यू वेरी मच फॉर रेफरिंग दिस। ये पहले ऑस्ट्रेलिया से भी पब्लिश हुआ, नेशन में भी पब्लिश हुआ विद डिफरेंट नेम टैग, कंटेंट थोड़े डिफरेंट है, बट बेसिकली यही मैंने इसमें एनालाइज किया कि कोल्ड वॉर का एक स्टार्ट तो ये था जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए, और इस अरीना में अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो शिकस्त खा के यहाँ से निकला 20 साल के बाद। तो यहाँ से जब निकला तो अभी जो उसकी रीडिप्लॉयमेंट है, वो जो नए अलाइनमेंट्स हुई हैं और नए डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, वो सारी की सारी इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक आपको पता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रीजन है, अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, उसमें ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का मिलिट्री इतिहाद बना है, न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। उसके बाद क्वाड ग्रुप है जिसमें जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो नए अलायंसेस बन रहे हैं, ये दे आर प्रोन टू बी एक्सपेंडेड, तो मिनी नेटो का इसको नाम दिया जा रहा है। तो नेटो आपको पता है वो अटलांटिक ओशन के लिए थी, ये अब इंडो पैसिफिक के लिए एक नए मिलिट्री अलायंसेस, नए इकोनॉमिक अलायंसेस जो है बन रहे हैं। इसका जो काउंटर वेट है वो चाइना ने बीआरआई के नाम से बनाया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से बनाया, बट ओवरऑल जो कॉन्टेस्ट है, जो इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट है, और लाइकली जो अब साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, ताइवान जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट है इस सारे काम के लिए, इस वॉर कोल्ड वॉर में। तो ताइवान पे आप देख रहे हैं इतनी तेजी से मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरीन जो है ताइवान में उनकी मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, वहां पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हो रही है और चाइना उस पर एहतजाज कर रहा है। तो कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर ट्रिगर हुआ तो ताइवान वुड एक्ट एज अ ट्रिगर पॉइंट। तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है। पहले हम कश्मीर को फ्लैश पॉइंट कहते थे, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अब आप देख रहे हैं कि इस नई कोल्ड वॉर के इस फेज में, जिसका पहला मरहला हमने अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया और अपने मुल्क में देखा, अब इसका जो नया फेज है जो शिकस्त खाने के बाद शुरू हुआ है, ये इंडो पैसिफिक में हो रहा है। और इंडो पैसिफिक में जो नए अलाइनमेंट्स हैं उसमें अब जो चाइना है, रशिया है, रशिया ने आपको पता है बड़े नाराजगी का इजहार किया है इस अलायंस के ऊपर, और इंडिया से भी नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन जब पैसों की बात आती है, जब गाहकी बनती है, तो इंडिया उनको प्लीज कर रहा है 5.5 बिलियन में S-400 सिस्टम ले रहा है, तुर्की भी ले रहा है, यू सी। तो वहां पे आके बेवर्स मिलते हैं। आप देखिएगा, एज पर आपने खुद कहा था वो कास्टा जो है वो लगाएंगे युद्ध पे, लेकिन होगा क्या कि इंडिया वो S-400 लेगा और अमेरिका उसको प्रेसिडेंट जो है वेवर दे। ये मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, और देख लीजिएगा वेंडी इसका इशारा देके चली गई। तो अभी दुनिया बदल गई है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अमेरिका को, एक आपने ठीक कहा कि हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए जहां अमेरिका जो है वो हमें इंडिया या अफगानिस्तान के लेंस या टेररिज्म के लेंस के अलावा देखना ही नहीं चाहता। तो जब आपको वो इस एंगल से नहीं देखना चाहता, तो हम जो भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दें, ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, जियो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ये थिंक टैंक्स या अखबार नवीसों की अंग्रेजी होती है। ये रियल पॉलिटिक्स के अंदर ये वाले जो जुमले हैं, ये ना कोई सुनता ना कोई बोलता है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात है। ठीक। तो हमें अभी इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये जो हमारी आर्म ट्विस्टिंग है, नो मोर एक्सेप्टेबल। हार्ड टाइम में से गुजरे, और मैं ये अर्ज कर दूं इस राज साहब के, एक न्यूक्लियर कंट्री को डिफॉल्ट करने का रिस्क कोई नहीं लेता। दूसरी बात ये है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। अब चाइना के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं BRI रिलेटेड, वो CPEC से रिलेटेड है, विच इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। लेकिन ब्रिगेड साहब, उसमें आप देखें कि जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा जो वो ग्वादर है। अब ग्वादर को हम देख रहे हैं कि वो फोकस में उस तरह नहीं रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन हुए हैं पाकिस्तान चाइना के, जो कि कराची पोर्ट के हवाले से हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो इसका मतलब तो ये है कि क्या
चाइनीज ने अबैंडन कर दिया है ग्वादर को और वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कराची पोर्ट के ऊपर? मेरा नहीं ख्याल, हमें सारा सा बहुत सारे मामलात होते हैं जो बड़े गहराई में जाकर देखने पड़ते हैं और बातचीत करनी पड़े। मैं कंजेक्चर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप देखें जहां बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स एट स्टेक होते हैं, तो वहां अगर कोई फेज आता है जिसमें थोड़ा रिटार्ड फैक्टर होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी आपको पता है अमेंडमेंट्स होती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, रीथिंकिंग होती है, जो आपके बाइलैट कॉन्टेक्ट होते हैं वो भी अंडर डिस्कशन आते हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग। पाकिस्तान ने हर सूरत में ये देखना है और चाइना ने भी देखना है कि हमने हर सूरत में इस कॉन्सेप्ट को सक्सेस बनाना है। और ये मैं अर्ज करता जाऊं कि मेरे अपने ख्याल में चाइना के पास इसको अबंडन करने की ऑप्शन ही नहीं है, लाइकवाइज ना ही ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास है। तो क्या तो क्या ईरान आप ये में कह भी रहे हैं कि क्या आप ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो ग्वादर को भी इस्तेमाल करेगा और कराची को भी इस्तेमाल करेगा फिर इन दैट केस? उन्होंने हमारे ट्रस्ट में है, जितनी इसमें डाइवर्सिटी होगी उतना ही बेहतर। मैं तो कहता हूँ कि आप जीवनी पत्नी और हमारा को भी डेवलप करें, अपनी हाँ, तमाम पोर्ट्स बनाए, दे आर सफिशिएंटली वेल स्पेस। 850 किलोमीटर की आपकी कोस्टल बेल्ट है, तो आप सारी जो इनकी इंटर स्पेसिंग है 200-300 किलोमीटर है, तो अब वहां आप सारों को डेवलप करें, मिनी पोर्ट्स बनाए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो जितनी बनेगी पाकिस्तान की कोस्ट भी जो है वो सिक्योर होगी, लोगों की इकोनॉमी भी, लोकल्स की, बलोचिस्तान की इकोनॉमी और लेकिन बेहतर लेकिन मैं होगी। देख रहा था कि जो अमेरिकन मीडिया है जी और इंडियन मीडिया है, जो कि ज़ाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ भी सारे उनका ताल्लुक है, वो सब लोग इसके ऊपर बड़े शादियाने मचा रहे हैं कि जनाब चाइना ने ग्वादर को अबैंडन कर दिया है और वो अब फोकस कर रहे हैं कराची के ऊपर, और इसलिए अब उनका पूरे का पूरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो सारे का सारा धड़ाम से नीचे गिर गया। जी, वो कहते हैं ना कि वो किसी बददुआ से हमारी तोपों में कीड़े नहीं पड़ने वाले, तो दे वोंट विश अस वेल। वो मीडिया जाहिर है वो कहेगा जो उनको सूट करता है, लेकिन हमें जाहिर है हमारे मुल्क को अच्छी तरह अंदाजा है चीन और पाकिस्तान ठीक। की जो दोस्ती है वो लाजवाल है और लोग इससे बड़े जेलस हैं। सबको पता है कि ये जो गोल पोस्ट चेंज हुई है अमेरिका के लिए चेंज हुई होगी, लेकिन चाइना हैज ऑलवेज बीन देयर। 1949 ऑनवर्ड आज तक चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ हमेशा वेल अलाइंड रहा और हमेशा हमारा खैर खा रहा है। तो अब तो इकोनॉमिक जो ताल्लुकात है वो इतने डिपेंड हैं कि इसके बारे में बरखुइयां हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे पे जो कहना चाहिए राहें लेकिन जुदा होने वाली कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन ब्रिगेड साहब, क्या ये फीलिंग आपको चाइनीज के अंदर महसूस होती है कि कितनी बड़ी कीमत पाकिस्तान दे रहा है चाइना के साथ दोस्ती की? अब देखें ना, जो भी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इकोनॉमी के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से, तो क्या चाइनीज के यहाँ ये इस तरह की फीलिंग आपको नजर आती है और क्या उसका वो पे बैक कर सकते हैं पाकिस्तान को या कॉम्पनसेट कर सकते हैं? देखिए, चाइना सबसे पहले तो चीन अपना इंटरेस्ट देखेगा, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट देखेगा। दैट इज हाउ द लाइफ इज। लेकिन मैं चूंकि मैंने आपको बताया था और लिखा भी था एक प्रोग्राम में कि एससीओ में मैं पाकिस्तान का पहला हाँ, रिप्रेजेंटेटिव था सिक्योरिटी फोरम, वहां बहुत सारे वजीरों से मुलाकात हुई और उसका जो मैंने जो लुबे लबाब हासिल किया, ये 2005 की बात है, आज से बहुत पहले की बात है। तो एक वजीर से बात हुई, उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई, बाकी वजीरों से, तो जो उनकी एक कॉमन बात थी कि दे डू नॉट वांट टू पिक अप एनी कन्फ्रंटेशन विद एनी कंट्री टिल 2030। उनकी 30। अपनी जो कैलकुलस है उसके मुताबिक वो समझते हैं कि 2030 तक वो दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक। जाहिर है उनके जो मुखालिफ हैं जो उनके मद्दे मुकाबले हैं उसको रिटार्ड करने के लिए, स्लो करने के लिए, वो भी तो दुनिया जहान में स्कीमिंग कर रहे हैं। साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक में जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो नई अलाइनमेंट है, ये उसी ड्रीम को खराब करने के लिए की जा रही है। तो जाहिर है ये एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट है, हर मुल्क अपना मुकाबला करता है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल मैंने दी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो अब ऑकस में गया है तो उनका $100 बिलियन पर एहम का लॉस हो रहा है उसमें, और वो विद इन ऑस्ट्रेलिया जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो भी अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इसके ऊपर चीखोपुकार की है कि ये किस्म का सब मेरे ले रहे हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया के अवाम को $100 बिलियन का टीका आप लगा रहे हाँ, हैं हाँ, इन हाँ। रिस्पेक्ट टू ट्रेड विद चाइना। तो ये जब गिवन जापान, साउथ कोरिया, एवरीबडी वांट्स टू बी फ्रेंडली विद चाइना, वो भी कन्फ्रंटेशन नहीं हाँ, चाहते, दे और वो अंडरस्टैंड चीज द हम यूरोप मिलिट्री में भी माइट देख एंड रहे हैं, इकोनॉमिक। यूरोप में भी हम देख रहे हैं। लेकिन जी और आखिर यूरोप। आखिर में ब्रिगेड साहब एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं
दोहा में तालिबान के और अमेरिका के, क्या इसमें आपको कुछ सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है? और खास तौर पे हम ये भी देख रहे हैं कि रूस ने इनको बुला लिया है 20 को वहां पे मुज़ाकरात के लिए, और वहां पे मीटिंग्स भी उनकी हो रही हैं। तो क्या इससे कुछ तालिबान की और जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल वो कुछ बेहतर होती नजर आ रही है? क्योंकि अभी हमने देखा है जो कुंदूज में अटैक हुआ है, और जो कि बिल्कुल उन्होंने एक सेक्टेरियन लेवल पे उसको ट्रिगर करने की कोशिश की है, तो ये सिचुएशन भी सामने नजर रखने की जरूरत है ना जी? जी, इस गेम को इस साथ साथ समझने की जरूरत है। पहले मैं दोहा की बात कर लूं कि दोहा में बड़ी इंपॉर्टेंट ये इनके मेरे ख्याल है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो भी है। लेकिन अमेरिका साइड से जो ज़ल्मे खलीलजाद था, ही इज नो मोर देयर, वो गायब हो गया स्क्रीन से, और उसको रिप्लेस किया है टॉम वेस्ट ने। टॉम वेस्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहले कार्नेगी में काम करता था जब विलियम बर्न्स जो इस वक्त सीआईए का डायरेक्टर, ये कार्नेगी का बॉस था और ये टॉम वेस्ट उसके साथ काम करता था। तो टॉम वेस्ट को भी टीम लीडर बना के भेजा गया है, साथ कुछ उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस के भी बंदे भेजे, वो भी कवर ऑफिसर होंगे जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। साथ उन्होंने यूएस एड वालों को भेजा है। तो यूएस एड जो है वो अंडर यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन सीआईए, स्टेट डिपार्टमेंट या यूएस एड, दे गो हैंड इन ग्लव किसी मुल्क में एज अ सॉफ्ट फेस। तो वहां पे उन्होंने जो बातचीत की होगी वो सीआईए की टीम है बेसिकली, जो अभी दोहा में इनको मिल रही है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की टीम नहीं है लीड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। ये टॉम वेस्ट जो है वो सीआईए को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलियम बर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उसका फॉर्मर बॉस है। तो खलीलजाद इज ऑफ, ही इज नो मोर देयर। तो ये एक नया स्टार्ट है। अब बातचीत क्या होगी? सीआईए उनको ट्रैप क्या कर रहा है कि जी आप जो है हमें हमारे से इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, मिलके हम इस्लामिक स्टेट को मारते हैं, हम अलकायदा को मारते हैं। साथ ही ये बड़ा ट्रेडिशनल है कि जब इस तरह का काम होता है तो एक जियो पोलिटिकल टूल के तौर पे ये प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद पे या इमाम बारगाह पे हमला करा दिया, शिया सुन्नी फसाद करा दो, हजारा को और नॉर्थ वालों को अपने साथ में ला लो, उनको एज अ मॉन्स्टर साबित करो, तालिबान को बताओ देखा ये तुम्हारा काम शुरू हो गया, तुमसे नहीं हैंडल होना, हमें तुम वहां पे भेज दो, हम सीआईए वाले आगे ये जंग लड़ेंगे, हम तो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, मिलके कर देंगे। तालिबान बड़े अभी डायरेक्ट हैं, वो इस ट्रैप में नहीं आने वाले, और उन्होंने इनको हटके जवाब दे दिया, साफ इनकार कर दिया कि जी आपके साथ ये कोऑपरेशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज की तो जो प्रोसीडिंग है वो यहाँ पे एंड हुई है। साथ ही तालिबान ने उनको और बहुत सारी डिमांड दे दी है, ये काम करो। तो तालिबान डू अंडरस्टैंड व्हाट सीआईए इज अप टू। यूएस एड आएगा कोई पैसे लेके, जी हम आपको जनाब मदद देते हैं, आप हमें डिप्लॉयमेंट दें, तो पूरे अफगानिस्तान में अपनी टीमें लेके कोविड ऑपरेटर्स को लेके फैल जाएंगे और वो करेंगे पूरे अफगानिस्तान में सिविल वॉर के स्पॉन्सरशिप देने। तो आई थिंक दिस गेम इज टू ऑब्वियस टू बी पैलेटेबल फॉर पाकिस्तान और फॉर अफगानिस्तान और फॉर इंडिविजुअल कंट्री। तो ये नहीं होने। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। ब्रिगेड साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और अल्लाह करे कि बाय आवर नेक्स्ट शो इंशाल्लाह सिचुएशन जरा कुछ मजीद क्लियर हो जाए अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आपके इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेश रहो तू दानी हिसाब है कमो बेशरा मुझे किसान को ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।